तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इस अगले वीडियो लेक्चर में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इससे पहले दो वीडियो लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। पहला जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड देयर प्रॉपर्टी को कवर किया था। दूसरे वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने दो एटॉमिक मॉडल्स को डिस्कस किया था, थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को। साथ ही साथ उनके पोस्टुलेट्स, उनके ऑब्जर्वेशन और लिमिटेशंस को भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अगले मॉडल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो नील बोर एक साइंटिस्ट हुए उन्होंने भी एक अपनी तरफ से एटम का मॉडल दिया था जिसको हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल बोलेंगे, और उसी मॉडल को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल शुरू करें इससे पहले एक बार आप रिवाइज कीजिए, एक बार रिमाइंड कीजिए इस बात को कि रदरफोर्ड का लिमिटेशन क्या था। तो हम लोगों ने जो रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था उसका लिमिटेशन कुछ इस तरह से पढ़ा था कि अगर न्यूक्लियस है और इसके अराउंड में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो इसके एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एनर्जी उतना ही रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा, इसको रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो ऑर्बिट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ये ऑर्बिट का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होना चाहिए, पोजीशन कहाँ होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जहां मन वहां ऑर्बिट ड्रॉ कर देंगे। तो ये ऑर्बिट किस जगह पर प्लेस्ड होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा, ये नहीं बताया था रदरफोर्ड ने। और तीसरा था कि किसी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं ना सर्टेन ऑर्बिट, इसको भी रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो जो कुछ भी रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था उन सबको हम लोग बोर्स मॉडल में पढ़ेंगे। तो आइए बारी बारी से उनके ऑब्जर्वेशन को, रदरफोर्ड के लिमिटेशन को हम लोग बोर्स मॉडल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर का कहना था कि जैसे ये न्यूक्लियस है और उसके बाद ये ऑर्बिट है, तो ये ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट है, यहाँ पर भी एक ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, यहाँ पर भी एक ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये सब ऑर्बिट्स हैं। अच्छा, इन ऑर्बिट को हम लोग तीन नामों से जानते हैं। इसको हम लोग ऑर्बिट भी बोलते हैं, इसके अलावा हम लोग इसको सेल भी बोलते हैं, और इसके अलावा हम लोग इसको एनर्जी लेवल के नाम से भी जानते हैं। ऑर्बिट बोले, सेल बोले या एनर्जी लेवल बोले, सबका मतलब सेम ही है। अब सपोज करिए कि इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, तो इसके एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा सो देखते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर क्या असर होता है। जैसे अगर और इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है तो बोर का कहना था कि इलेक्ट्रॉन अगर सेम एनर्जी लेवल में रिवॉल्व होते रहे तो इनफाइनाइट टाइम तक रिवॉल्व होते रहे, इसके एनर्जी में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक उसी तरह से जैसे सन के अराउंड में हमारा अर्थ जो है अरबों साल से घूम रहा है, अरबों साल तक और घूमते रहेगा सेम ऑर्बिट पर, उसके एनर्जी में किसी भी तरह का चेंज नहीं आ रहा है। अर्थ के अराउंड में जो मून है वो अरबों साल से घूम रहा है, अरबों साल तक घूमते रहेगा, उसके एनर्जी में किसी भी तरह का चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों? तो अर्थ और सन के केस में या सेलेस्ट्रियल बॉडी के केस में तो हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ जो पढ़े थे, एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक फोर्स से सन अर्थ को खींच रहा है तो अर्थ भी सन को खींच रहा है। आपने सुना होगा सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेम वैसा ही मान के यहाँ भी चलेंगे कि यहाँ पर एक न्यूक्लियर फोर्स काम करता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ना तो दूर जा रहा ना ही नजदीक आ रहा। अगर सेम ऑर्बिट में घूम रहा है कंटिन्यूअसली तो इसके एनर्जी में नो चेंज एट इनफाइनाइट टाइम, अनंत समय तक इसके एनर्जी में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ऊपरी सेल में भेजे, माने हाइयर एनर्जी लेवल में भेजे, या यहाँ से लोअर एनर्जी लेवल में भेजे, तब तो एनर्जी को चेंज करना पड़ेगा। और तब किस तरह से चेंज होगा? तो देखिए जैसे यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन हाइयर एनर्जी लेवल में गया तो हाइयर एनर्जी लेवल मतलब पाथ क्या है, बड़ा है, तो ज्यादा बड़े पाथ पर अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसके लिए वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, तो यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर एनर्जी लेवल से हाइयर एनर्जी लेवल में तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक उसी तरह से अगर हाइयर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में गया तब क्या होगा? तब उसको एनर्जी की कम जरूरत होगी, पाथ छोटा है, तो यहाँ पर क्या होगा? रिमूवल ऑफ एनर्जी, मतलब इमिशन ऑफ एनर्जी होगा। किसका कौन एनर्जी इमिट्स करेगा? तो इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन ऑफ एनर्जी होगा। तो कुल मिलाकर के देयर आर थ्री सिनेरियोज। कौन कौन सा है? तो इसको ऐसे समझते हैं, यही पहला पॉइंट है कि एनर्जी
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का 3 केस अभी हम लोग समझे। कौन कौन सा 3 केस? तो जब इलेक्ट्रॉन जो है जंप करे फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। दूसरा केस है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जाए, नीचे वाला पाथ, कि फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। और तीसरा है कि रिमेन्स इन सेम ऑर्बिट, मतलब सेम एनर्जी लेवल में रहे। तो तीसरा केस है रिमेन्स इन सेम एनर्जी लेवल। अगर सेम एनर्जी लेवल में है तब क्या होगा? 3 केस कि अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करे तब क्या होगा, हायर से लोअर में जाए तब क्या होगा, और सेम ही एनर्जी लेवल में घूम रहा है तब क्या होगा। तो देखिए तीनों ही केस में अगर इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है तो एनर्जी को क्या बताए, एब्जॉर्ब करेगा। तो यहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जा रहा है तो कम एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी का इमिशन हो जाएगा। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं इमिशन ऑफ एनर्जी होगा। ठीक। और अगर सेम ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है तो देयर विल बी नो चेंज इन एनर्जी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एनर्जी रिमेन्स द सेम। यहां पर एनर्जी जो है वो सेम रह जाएगा। यही 3 केस है, बस यही 3 हो सकता है। लोअर से हायर में गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हायर से लोअर में गया तो एनर्जी इमिट्स करेगा, सेम ऑर्बिट में है तो देयर विल बी नो चेंज इन इस एनर्जी। किसके? तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में। ये पहला केस था जो रदरफोर्ड का लिमिटेशन था, जिसको मैंने बताया था कि एनर्जी को अब क्या हो रहा है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए रदरफोर्ड, तो बोर ने एनर्जी को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया था। ठीक है। अब दूसरा है, सेकेंड पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जैसे ये ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है और इसका ये ऑर्बिट है, तो ये ऑर्बिट कहाँ ड्रॉ करे? ऐसा तो नहीं है कि जहां मन वहां ड्रॉ कर देंगे। तो ऑर्बिट किस जगह पर प्रेजेंट होता है? तो इसको बोर ने कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया कि ऑर्बिट वहां बनाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन वहां रिवॉल्व होगा या उस ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा जिस जगह का एंगुलर मोमेंटम जो है h/2 के होल नंबर मल्टीपल में होता है। हो सकता है ये बात अभी आपको समझ में ना आई हो, तो कुछ इसको जो बोले उसको ऐसे लिख लें कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ऑन दैट ऑर्बिट whose एंगुलर मोमेंटम जो है इज इक्वल टू हो h/2 के होल नंबर मल्टीपल। अब इसमें एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हैं। पहली बात तो ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? तो देखिए मोमेंटम फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर में पढ़े हैं। तो मोमेंटम मींस क्या? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब मोमेंटम जो है ये 2 तरह का होता है, एक होता है लीनियर मोमेंटम और दूसरा होता है एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रहा है तो उसका जो मोमेंटम होगा लीनियर मोमेंटम। जैसे ये सीधा रास्ता है, सीधे पाथ पर कोई चीज ऐसे करके गया, यहां से थ्रो कर दिए, तो इस ऑब्जेक्ट का जो मास है और वेलोसिटी है स्ट्रेट लाइन पाथ पर है, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो लीनियर मोमेंटम। जैसे बॉल उछाले और ऐसे कैच कर लिए तो उसका मोमेंटम जो है वो चूंकि स्ट्रेट लाइन पाथ पर ही आ रहा है तो वो लीनियर मोमेंटम है। लेकिन यही अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूमे तो उसका जो मोमेंटम होता है वो एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। अब लीनियर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, और यही अगर एंगुलर मोमेंटम हो तो इसके लिए रेडियस भी ऐड कर दीजिए। तो द प्रोडक्ट ऑफ मास वेलोसिटी एंड रेडियस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। एमवीआर को ही हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम समझ गए। अब ये n क्या है, h क्या है और 2 क्या है? तो h जो है ना, ये हम लोग बोले थे ना कि एक और मॉडल पढ़ेंगे, प्लैंक का मॉडल, जो कि 11th क्लास में पढ़ना है। तो प्लैंक जो साइंटिस्ट हुए उनका एक क्वांटम मॉडल था, तो जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग
जो हम लोग 4 क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो वही जो एक साइंटिस्ट प्लैंक थे, उनका एक नंबर दिया हुआ था, इसको प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसी को एच बोलते हैं। और चूंकि ये कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू भी फिक्स है, और वो वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है, ठीक। 2 फिक्स ही नंबर है, पाई फिक्स ही है, और ये n क्या है वो समझिए। तो ये एक होल नंबर है जो कि नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्बिट हमेशा होल नंबर में होगा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। ऐसा तो नहीं होगा कि 2.7th ऑर्बिट या 1.9th ऑर्बिट या 0.3rd ऑर्बिट, ठीक है। जब भी ऑर्बिट होगा तो होल नंबर में होगा। तो ये जो n है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट को। 2 समझ ही रहे हैं, पाई समझ ही रहे हैं। r क्या है, तो ये रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। रेडियस किसका रेडियस, तो ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट, अलग अलग ऑर्बिट का रेडियस, ठीक। v क्या है, तो ये वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ किसका वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रॉन का। और m क्या है, तो ये रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास भी हम लोग जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। अब इस डेटा के हिसाब से या इस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए, अगर अपने को रेडियस कैलकुलेट करना हो और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हो, जैसे सपोज कि द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट या थर्ड ऑर्बिट, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट इज 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। सपोज करिए ये वेलोसिटी है, तो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या पता है, थर्ड ऑर्बिट है तो n का वैल्यू 3 हो गया, वेलोसिटी हम लोग बोल ही रहे हैं तो ये वेलोसिटी का डेटा हो गया, मास इलेक्ट्रॉन का पता ही होता है, h कांस्टेंट ही है, 2 पता ही होता है, पाई पता ही होता है इसका वैल्यू। तो यहां से क्या हम लोग रेडियस नहीं कैलकुलेट कर सकते थर्ड ऑर्बिट का, बिल्कुल कर लेंगे। कैलकुलेट करेंगे सारे डेटा को, रेडियस निकल जाएगा। सपोज करिए क्वेश्चन है कि द रेडियस ऑफ या द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट या द वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज, सपोज कुछ भी डेटा है कि 2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, कैसे निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में वेलोसिटी पता है, फर्स्ट ऑर्बिट पता है, h 2 पाई और m पता ही है, तो आराम से वेलोसिटी निकाल लेंगे। और फर्स्ट ऑर्बिट में उसी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग किस रेडियस हम लोग निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम लोग को ये पता चल जाएगा कि रेडियस ऑर्बिट कहाँ बनाए। जितना रेडियस कैलकुलेट किया करेंगे वो जगह पर हमारा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ड्रॉ करेंगे और उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन उसी पर रिवॉल्व करता है, ठीक। अच्छी बात यह है कि आपको 9th के लेवल में ना जो इस पर न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना है, इस पर फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है 11th क्लास में। तो 9th में सिर्फ जान जाए उतना काफी है। तो 2 हो गया। अब तीसरा पॉइंट का बात अगर हम लोग करें तो तीसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसी सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यही हम लोग पढ़े थे तीसरे पॉइंट में। तो देखिए इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। पहले तो हम लोग निकालेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2n² वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक। या सेल जो भी बोले कि किसी सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो 2n²। और यहाँ n क्या है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अगर हम लोग बात कर रहे हो फर्स्ट ऑर्बिट की, यहां दे देते हैं ऑर्बिट और यहां लिख देते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्बिट की, अच्छा फर्स्ट ऑर्बिट को ही हम लोग के सेल भी बोलते हैं, ठीक। तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो n के जगह वैल्यू 1 कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसी तरह से सेकेंड सेल की अगर बात करें, जिसको हम लोग के एल सेल बोलते हैं कैपिटल में, कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 2 कितना हो गया, तो 8। तो सेकेंड सेल में मैक्सिमम हो सकता है 8 इलेक्ट्रॉन।
थर्ड सेल की बात करें अगर हम लोग, जिसको KLM सेल बोलते हैं, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है इसमें? तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 कितना हो गया? तो 18। तो थर्ड सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। फोर्थ सेल की अगर बात करें तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 तो 32। तो KL फोर्थ सेल यानी कि KLMN सेल में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। जैसा हम लोग अभी पढ़े, फर्स्ट सेल का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का, सेकेंड सेल का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। थर्ड सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन होल्ड किया जा सकता है। इसी तरह से फोर्थ सेल अगर हो तो उसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन होल्ड किया जा सकता है। और इन सेल्स को हम लोग, फर्स्ट सेल को K सेल, सेकेंड को L, थर्ड को M, फोर्थ को N सेल के नाम से जानते हैं। KLMN जो हम लोग सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से इन्होंने, बोर ने थॉमसन रदरफोर्ड के अलग अलग जो डिमेरिट्स हम लोग पढ़े थे, लिमिटेशन, उसको हम लोग ओवरकम कर चुके हैं। अब इसके अलावा भी बोर का बहुत सारा कॉन्सेप्ट था। एक्चुअली वो आउफबाउ प्रिंसिपल है, लेकिन बोर मॉडल में ही पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सीखेंगे। तो अब थोड़ा सा उस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देख लीजिए, इसमें 3 कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। एनर्जी के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, ये समझ गए। दूसरा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कहाँ होगा, उसका ये कॉन्सेप्ट है। और तीसरा, किसी सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब इसी बोर मॉडल को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि किसी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा क्या, 2n स्क्वायर। और 2n स्क्वायर में यह हम लोग ये भी सीखे कि वेयर n इज इक्वल टू क्या, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट है। ये n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों ने एक टेबल भी ड्रॉ किया है। टेबल क्या ड्रॉ किया है, तो कुछ इस तरह से कि यहां लिख देते हैं हम लोग नेम ऑफ ऑर्बिट और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऑर्बिट कौन कौन सा है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ऑर्बिट कौन कौन सा है। जैसे यहाँ एक सेल डायग्राम भी इसके लिए बना लेते हैं। ये न्यूक्लियस है, इसके बाद ये ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ये सब अलग अलग ऑर्बिट है। तो जैसे पहला सेल है, अच्छा, पहले सेल को हम लोग फर्स्ट सेल भी बोलते हैं या इसको के सेल भी बोलते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अभी पढ़े, तो 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड सेल है, या इसको हम लोग एल सेल बोलेंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड सेल है, या KLM भी बोल सकते हैं, तो इसमें 18। फोर्थ सेल है यानी एन सेल है, तो इसमें 32। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 4 ही ऑर्बिट होता है। अभी तक जो नोन है ना, वो देयर आर 7 ऑर्बिट्स। आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा, उसमें 7 पीरियड है। तो फिफ्थ ऑर्बिट की भी अगर बात करें हम लोग, KNMNNO भी है, तो उसमें भी 32 इलेक्ट्रॉन ही होगा। जबकि आप सोचिए कि 2n स्क्वायर के फॉर्मूले के हिसाब से तो 50 हो जाना चाहिए था। सिक्स्थ ऑर्बिट जो है P सेल, उसमें भी 32 ही होगा। सेवेंथ में भी मैक्सिमम, सेवेंथ सेल भी जो है Q सेल जो है, उसमें भी 32 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है मैक्सिमम। तो फिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं सर, 32 ही क्यों बोल रहे हैं, तो इसके पीछे एक रीजन है जिसको भी एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, ये तो समझ गए कि ये K सेल है, L सेल है, M सेल है, N सेल है। इसके बाद और बना दे अगर तो O सेल, P सेल, ऐसे करके रहेगा। ये सब 32 ही क्यों है, और या फिर अलग अलग कैपेसिटी क्यों है, तो इसको समझिए ऐसे कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन सेल में नहीं रह के सेल के अंदर के सब सेल में रहता है। और डिटेल में पढ़ेंगे तो ऑर्बिटल पढ़ेंगे कि सब सेल के भी ऑर्बिटल में रहता है, लेकिन अभी फिलहाल सब सेल तक पढ़ेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे किसी स्कूल के किसी क्लास में सेक्शंस होते हैं। जैसे आप सपोज आप 9th में पढ़ रहे हैं,
तो आप ये नहीं कह सकते किसी स्कूल में कि मैं हम 9th क्लास में है, स्कूल से बाहर तो आप 9th में है, बट जैसे ही आप स्कूल में हैं, इंटर कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि 9th के किस सेक्शन में है, ए में, बी में, सी में, डी में, तो ऐसे करके सेक्शन है। तो सेल के अंदर भी सब सेल होते हैं, और वो सब सेल कौन से हैं, तो जैसे सेक्शन ए बी सी डी के नाम से जानते हैं हम लोग, तो सब सेल भी जो है उसके 4 नाम होते हैं। यहां हम लोग लिख लेते हैं नेम ऑफ सब सेल, और उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है किसी सब सेल में। तो सब सेल 4 हैं। कौन कौन से हैं सब सेल, तो 4 सब सेल है। एक सब सेल जो है वो है S, दूसरा सब सेल है P, तीसरा है D, और चौथा है F सब सेल। अच्छा, यहाँ एक बात ध्यान करेंगे, देखिए P सब सेल भी है और P तो सेल भी लिखे हैं, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि सेल की बात करें कि सब सेल की बात कर रहे हैं। तो जो सेल है ना उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, जबकि सब सेल जो है उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक, अब इसकी कैपेसिटी कितने की है, तो S की कैपेसिटी होता है 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का। अब 4-4 बढ़ाते जाइए, तो P का कैपेसिटी 6 का, D का 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का, और F का जो है 14 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का कैपेसिटी होता है। तो इस तरह से सेल के अंदर हो गया सब सेल। अब इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होता है थोड़ा वो समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए कौन सा सब सेल चाहिए, तो जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का ही कैपेसिटी है वही सब सेल यूज करेंगे। तो फर्स्ट सेल के पास इस तरह से एक सब सेल होता है 1s। आ रही है बात समझ में कि फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का, और 2 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए बस एक सब सेल चाहिए s, इसलिए पहले सेल के पास बस एक s सब सेल। दूसरे सेल का इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी कितना है 8 का। अब 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए कौन कौन सा सब सेल चाहिए, तो s और p दोनों मिला देंगे तो 6 2 8 हो जाएगा। इसलिए सेकेंड सेल के पास 2 सब सेल होता है 2s और 2p। ठीक, थर्ड सेल का इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम 18। अब 18 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने के लिए 3 सब सेल का रिक्वायरमेंट होगा, s, p और d सब मिला देंगे तो 18 हो जाएगा। इसलिए थर्ड सेल के पास 3 सब सेल होता है 3s, 3p और 3d। इस तरह से चौथे सेल के पास 32 इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी है, तो 32 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए 4 सेल के पास s सब सेल भी होना चाहिए, p सब सेल भी होना चाहिए, d सब सेल भी होना चाहिए, और 4 f सब सेल भी होना चाहिए। ठीक, इसी तरह से पांचवें सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी है, वो भी कितना होगा, तो f से ज्यादा तो सब सेल है ही नहीं, यानी मैक्सिमम f सब सेल तक ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकता है। तो 5 सेल के पास भी देखिए 5s, 5p, 5d और 5f सब सेल तक ही होगा, और इन सब को काउंट करेंगे तो कैपेसिटी 32 का ही निकल के आएगा। इसलिए फिफ्थ सेल में भी हम लोगों ने 32 इलेक्ट्रॉन ही फिल किया है। ठीक, 6 सेल में भी कुछ ऐसा ही होगा, 6s, 6p, 6d एंड 6f, और 7 सेल में भी 7s, 7p, 7d और 7f तक ही रहेगा। अब आप बोलोगे 7 तक ही क्यों लिखे हैं, तो आप पीरियोडिक टेबल देखिए, उसमें नंबर ऑफ पीरियड 7 ही है। इसका मतलब जो 118 एलिमेंट का अभी तक डिस्कवरी हुआ है, उन 118 एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम 7th सेल तक ही गया है, इसलिए नंबर ऑफ सेल हम लोग 7 ही ड्रॉ करते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होगा थोड़ा वो समझते हैं। तो इसको जो है हम लोगों ने एनर्जी लेवल भी बोला है। तो एनर्जी लेवल क्यों बोला है, क्योंकि सबके एनर्जी का लेवल अलग अलग है, सबका एनर्जी अलग अलग है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस एनर्जी लेवल में जाता है जहां जाने में उसको सबसे कम एनर्जी खर्च हो। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आप किसी क्लास में आपको बैठना हो और क्लास से बाहर आप खड़े हैं, टीचर ने क्या किया कि क्लास को खोल दिया और बोला कि जहां सीट मिलता है वहां सबसे पहले जाकर के बैठ जाओ। तो आप कौन सा सीट प्रेफर करेंगे, ऑब्वियस है फर्स्ट बेंच जहां जाने में आपको सबसे कम एनर्जी लगेगा तो उसमें चले जाएंगे। लेकिन ये भी सही सच है कि सारे बच्चे तो फर्स्ट बेंच पर ही नहीं बैठ सकते हैं। तो अगर फर्स्ट सेल फिल हो गया कंप्लीटली तो फिर बच्चे कहाँ जाना प्रेफर करेंगे, तो फर्स्ट के ठीक बाद वाला बेंच जिस पर जाने में उससे थोड़ा सा ही ज्यादा एनर्जी लगे, फिर वो भरने के बाद उससे थोड़ा ज्यादा, फिर उससे थोड़ा ज्यादा, इस तरह से बच्चे बैठ जाएंगे सीट पर। तो इसको भी एनर्जी लेवल बोलते हैं।
इलेक्ट्रॉन इसी तरह से फिल होता है, जहां जाने में सबसे कम एनर्जी लगे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस सेल सब सेल को फिल करेगा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो अपने को पता कैसे चलेगा कि किस एनर्जी लेवल में जाने में इलेक्ट्रॉन को सबसे कम एनर्जी लगेगा? तो जिस तरह से हम लोग इसको काटेंगे ना, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इसी तरह से होता है। तो सबसे पहले देखिए कौन सा कटा है, 1s, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? तो फर्स्ट सेल के s सब सेल में। और कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है s में? तो 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन तक है तो 1s में वो एकोमोडेट हो जाएगा। अब 2 से ज्यादा है तो 1s भर गया। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? तो 1s के बाद देखिए किस में जा रहा है? 2s में। 1s के फिल हो जाने के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? तो 2s में। 2s जब फिल हो गया कंप्लीटली, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? तो 2p में। p में कितना? तो 6, यानी 2p में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। 2p के भर जाने के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है किस में? तो 3s में। कितना? तो 2। 3s के बाद देखिए किस में? तो 3p में। कितना? तो 6। 3p के बाद देखिए 3d में नहीं जा रहा है, 4s में जा रहा है इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि द एनर्जी ऑफ 4s इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 3d सेल सब सेल, ठीक ना? इसलिए 3d के कंपैरिजन में 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाता है। पहले 4s सब सेल भरेगा, तब जाके 3d भरेगा। तो 4s के बाद इलेक्ट्रॉन गया 3d में, 10 इलेक्ट्रॉन। 3d के बाद 4p में, कितना? तो 6 इलेक्ट्रॉन। 4p के बाद 5s में, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद 4d, 5p, 6s। इसमें कुछ साइंस नहीं है, बस काटते जाना है आपको। 4f, 5d, 6p, 7s, फिर 5f, 6d, 7p, 6s, 7। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक। ये जो अरेंजमेंट है ना, इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसको डिफाइन करना चाहें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो क्या होगा इसका डेफिनेशन? तो इसका डेफिनेशन होगा कि द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी क्षमता के आधार पर अलग अलग सेल में इलेक्ट्रॉन का बंटवारा, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले ले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 1 ही है। तो उस इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखेंगे? तो ये फर्स्ट सेल के s सब सेल में, और 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसी तरह से जैसे हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 2 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ होल्ड करेंगे? तो 1s के सेकेंड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करेंगे। हीलियम के बाद लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है टोटल इसके पास। इसको कहाँ अरेंज करेंगे? तो ये फर्स्ट सेल के s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल के s सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गया 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। कैसे इसको अरेंज करेंगे? तो सोडियम के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल के s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में 6 और 3s में 1, टोटल 2 2 4 6 6 10 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, कैसे इलेक्ट्रॉन अरेंज करेंगे? तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, ठीक। इसी तरह से मान लीजिए कि जिंक है, जिसका एटॉमिक नंबर 30 है। कैसे इसके इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे? तो 1s में 2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d में 10। कुछ इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन अरेंज होगा। अब इसको हम लोग सेल वाइज भी बना के दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कैल्शियम का ही बनाना है, तो ये सपोज कैल्शियम का न्यूक्लियस है, तो इसके पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? तो 8, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे सेल में कितने हैं? तो 18, गिन लीजिए 6 2 सॉरी 8 ही है, 8 इलेक्ट्रॉन। और चौथे सेल में कितना है? तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसके के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, एम सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, और एन सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। किसके? तो कैल्शियम के, ठीक। तो इस तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं।
इलेक्ट्रॉन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एलिमेंट का बना सकते हैं हम लोग। अंडरस्टैंड। इसमें दो एक्सेप्शन होता है, एक होता है क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, और एक कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर 29 है। अगर ये पूरा समझ में आपको आ गया होगा तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्रोमियम और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सो, या किस तरह से डिफरेंट है। अगर आप बता दे तो ठीक है, नहीं तो इसको अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग कुछ कुछ टर्म्स जो है इस चैप्टर में जिसको पढ़ेंगे, जैसे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, एलोट्रॉप्स, ये सब क्या होता है, आइसोटोन्स, ये सब क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। और फिर डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, उसका पोस्टुलेट्स और उसके लिमिटेशन को डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।